नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सर्दियों की आहट हो चुकी थी। आमतौर पर इसके दो संकेत होते हैं। हस्तिनापुर की हवा बौड़म हो जाती है, लोगों की सांस फूलने लगती है और नेताओं में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। इस बार भी यह सब शुरू हो चुका था, इसलिए रियाया को पता चल गया था कि सर्दियां आ रही हैं। धृतराष्ट्र ने पहली बार दशहरे के बाद दरबार में वापसी की थी। संजय भी तैयारी के साथ मौजूद थे। धृतराष्ट्र ने कहा, जाते जाते बरसात ने बड़ा नुकसान कर दिया संजय। बुझे मन से संजय ने ताकीद की, जी महाराज, पकी धान की फसल देर से हुई बारिश की चपेट में आ गई। पूरे आर्यावर्त में बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं की खरीद पहले से ही कम हुई थी, अब चावल के लाले भी पड़ सकते हैं। अयोध्या, प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर, गोंडा, जालौन और सीतापुर जिले के कई इलाके बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। खेत खलिहान, आशियाने सब कुछ डूब चुके हैं। सबसे बुरा हाल असम का है। राज्य के 3 जिले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की वजह से असम में 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद सोच से उबरकर उन्होंने पूछा, इसका नतीजा क्या होगा? क्या रियाया भुखमरी की शिकार हो जाएगी? भुखमरी सुनते ही संजय का एंटेना सजग हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ तार बेतार संपर्क से कुछ जरूरी सूचनाएं जुटाई और धृतराष्ट्र के सामने उड़ेल दी। वैश्विक भूख सूचकांक की नई लिस्ट आ गई है महाराज। आर्यावर्त की स्थिति बड़ी नाजुक है। 121 राष्ट्रों की सूची में आर्यावर्त 107वें पायदान पर सरक गया है। यानी इनकी बात में कुछ तो दम था। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। संजय ने बात आगे बढ़ाई। डंकापति और उनके तमाम शागिर्द बारंबार ये दावा कर रहे थे कि 80 कोटि लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसी से उनकी 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो रहा है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों ने डंकापति के इस दावे पर मोहर लगा दी है। मामला विश्व गुरु बनने का था, लेकिन मौजूदा हालात चिल्हाई वाले दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र चौंके। उन्होंने पूछा, वो कैसे? संजय ने कहा, इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो डंकापति का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भले ही भूख का इंडेक्स आसमान पर चला जाए। दूसरी वजह बताई जा रही है कि इन दिनों देश में उपवास की परंपरा और मजबूत हुई है। खुद डंकापति 9 दिन का नवरात्रि उपवास रख रहे हैं, तो भूख का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय चुहल कर रहा है, इसलिए हड़काते हुए पूछा, लौंडपना न करो संजय, ये बताओ कि डंकापति इस सूरते हाल से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? संजय ने सजग होकर कहा, बहुत कुछ कर रहे हैं महाराज, और बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ एनजीओस पर आरोप लगाया है कि ये एनजीओ भारत की जो इमेज है इसको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एफर्ट किए जा रहे हैं, टेंट मतलब कि दाग लगा दिया जाए भारत की इमेज पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है, ऑन इंडियाज लो रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कई पायदान और गिर चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी कचरे को कालीन के नीचे छुपाकर घर को साफ सुथरा बताने का भ्रम फैलाया जा रहा है। डंकापति के शागिर्दों ने कहा है कि यह आंकड़ा गलत है, ये दावे किताबी हैं, इसे तय करने के तौर तरीकों में खराबी है। ठीक साल भर पहले जब आर्यावर्त की रैंकिंग 101 हो गई थी, तब भी डंकापति के शागिर्दों ने इसी शब्दावली में हेरफेर करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज किया था। धृतराष्ट्र ने बुदबुदाया, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा? संजय ने लपक कर धृतराष्ट्र की बात पकड़ ली। सुबह की बात तो ऐसी है महाराज के ज्यादा दूर क्या जाना, आस पड़ोस में ही देख लिया जाए। विश्वगुरु का कंपटीशन फिलहाल इन्हीं लोगों के साथ चल रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान 99वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है, श्रीलंका 64वें नंबर पर है। ले देकर विश्वगुरु सिर्फ अफगानिस्तान से ही आगे हैं भूख के मामले में। और आप नोटिस करोगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ना हम पाकिस्तान से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं, इंडोनेशिया से पीछे हैं, इवन श्रीलंका से पीछे हैं। धृतराष्ट्र हद से ज्यादा गंभीर हो गए। जब धृतराष्ट्र हद से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, तब संजय समेत तमाम दरबारी चुप मारकर उनका मुंह निहारने लगते हैं।
इस बार भी ऐसा ही हुआ। काफी देर बाद धृतराष्ट्र बोले, जब सरकार खुद ही कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की नौबत है, तो फिर इस रैंकिंग से परहेज क्यों कर रही है? और संजय, तुम भी सुन लो, यह जो लिस्ट आई है, यह किसी देश को दूसरे देश से तुलना करने का मसला नहीं है, किसी से ऊपर या नीचे होने का मसला नहीं है। यह बदनुमा तस्वीर गैर बराबरी की है, भटकी हुई प्राथमिकताओं की है। डंकापति मंदिर मंदिर घंटा बजा रहे हैं। जानते हो संजय, मंदिर का घंटा भरे पेट की कवायद है। डंकापति जहां बैठे हैं, वहां खाली पेट की चिंता सर्वोपरि होनी चाहिए थी। धृतराष्ट्र का अंदाज फलसफाना हो चला था। आज चिंतपूर्णी ते गुरु नानक देव जी ते वंशजादी इस धरती नो मेरा प्रणाम। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। लेकिन धृतराष्ट्र रुके नहीं। उन्होंने कहा, क्या इन इवेंट बाजियों से भूखमरी की समस्या का कोई रास्ता निकलेगा? संजय ने कहा, छोटा मुंह, छोटी ही बात करूंगा महाराज। यह बात तो खुद डंकापति ही बता सकते हैं कि उनकी इवेंट बाजियों से भूख की समस्या कैसे खत्म होगी। भूख सूचकांक से पनियाए धृतराष्ट्र ने कहा, कुछ और सुनाओ। तब संजय ने सभा में निर्दया राघव का जुमला उछाल दिया। महाराज, ये डंकापति के दरबार की नवरत्न हैं, दीवाने खजाना हैं, बहुत ही निर्मल कोमल स्वच्छ मन की महिला हैं। इन्हें न प्याज से मतलब न लहसुन से। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। संजय जारी थे। महाराज, निर्दया जी मौलिक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। धृतराष्ट्र ने टोका, मौलिक अर्थशास्त्र क्या बला है? संजय ने कहा, यह इतना मौलिक है कि इसकी मौलिकता सिर्फ निर्दया जी ही वक्त बेवक्त बताती रहती हैं। कभी यह एक्ट ऑफ गॉड होता है, कभी लहसुन प्याज हो जाता है। धृतराष्ट्र ने चिढ़कर बोला, ताजा मसला क्या है? संजय ने कहा, ताजा मसला यह है महाराज कि रुपया हर दिन डॉलर को रेले पड़ा है। डंकापति के प्रताप से 60 से शुरू होकर 82 के आसपास पहुंच चुका है। यह जबरदस्त प्रगति हुई है डंकापति के राज में। जब पेट्रोल 100 पर पहुंच गया, सरसों का तेल 200 पर पहुंच गया, बाकी माल असबाब भी महंगा होता जा रहा है, तब रुपया सस्ते में कैसे मिलेगा? बस यही बात कहती निर्दया जी ने। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. यह सब स्टेट ऑफ माइंड है। सर्दी स्टेट ऑफ माइंड है, महंगाई स्टेट ऑफ माइंड है। उसी तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी स्टेट ऑफ माइंड है। निर्दया जी का मौलिक अर्थशास्त्र कहता है कि यह कहना कि रुपए की कीमत गिर रही है सही नहीं होगा। ऐसे कहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। निर्दया जी का यह मौलिक अर्थशास्त्र बिल्कुल उसी मौलिक ज्ञान का विस्तार है जिसके तहत हमें सदियों से बताया गया कि चाकू ने खरबूजे को काटा, यह कहना सही नहीं है। यूं कहिए कि खरबूजा नामुराद खुद ही चाकू पर आ गिरा और कट गया। धृतराष्ट्र ठठाकर हंस पड़े। हंसते हंसते उनकी आंख की कोर से पानी रिसने लगा। कंठ से एक स्वर फूटा, निर्दया राघव। थोड़ी देर में संयत हुए तो डंकापति की तलब फिर से जगी। उन्होंने पूछ लिया, खुद डंकापति क्या कर रहे हैं इन दिनों? संजय ने संक्षेप में कहा, वो न्याय का इकबाल बुलंद कर रहे हैं। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है, और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। धृतराष्ट्र को यह सुनकर आनंद आया। उन्होंने कहा, यह तो डंकापति ने बहुत काबिले गौर बात कही है। संजय ने टट के जवाब दिया, जी महाराज, पिछले ही हफ्ते उनके एक शागिर्द ने न्याय का बंटवारा किया है और डंकापति ने उसका इस्तकबाल किया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, कैसे? जवाब में संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो।
और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। संजय आगे भी जारी थे। डंकापति के न्याय की डंका बजते बजते अब तो कई साल हो चुके महाराज। एक के बाद एक उनके शागिर्द न्याय का माहौल बनाए हुए हैं। डंकापति एक ही आंख से सबको न्याय बांट रहे हैं, दूसरी आंख खोलने की जहमत ही नहीं उठा रहे। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा, और चाहे भैरोड़ में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इसके लिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल मैं गई थी। काय का विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। धृतराष्ट्र के गले में एक चीख कहीं पैदा हुई जो मुंह से निकल नहीं पाई, गले में ही अटक कर रह गई। अटके गले के साथ धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए, सभा विसर्जित हो गई और वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गुजरात में चुनाव होने हैं, लिहाजा फिर से नेहरू पटेल का जिन्न झाड़ पोंछ कर बोतल से आजाद किया जा रहा है। नेहरू को गरियाकर पटेल के गुजरात में चुनावी उल्लू सीधा किया जा सकता है, ऐसा राजनीतिक वर्ग का मानना है। शायद यह सही भी हो। तो जरा सोचिए कि नेहरू पटेल के बीच यह नूरा कुश्ती कौन करवा रहा है। यह काम इस देश के 2 टॉप नेता करवा रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरा देश के गृह मंत्री हैं। सुन लीजिए। તમે જુઓ, દેશના એકીકરણનું કામ સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું, પણ એક કાશ્મીર બીજા એક ભાઈએ માથે લીધું। પરંતુ સરદાર સાહેબની ધરતીના મને સંસ્કાર હતા, સરદાર સાહેબના પદચિહ્નો પર ચાલતા હતા, એટલે કાશ્મીરની સમસ્યા પણ પૂરી કરી। જવાહરલાલ નેહરુની ભૂલના કારણે કાશ્મીર 370મી કલમના કારણે કાશ્મીર ભારતીય જનતા ભારત સાથે જોડાતું નહોતું। બધાના મનમાં ઈચ્છા હતી કે કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ હટી જાય। હતી કે ને ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, અરે જોરથી બોલો, હતી કે નહીં? इन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ा है यह तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जो इतिहास पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जरूर बता सकता हूं। क्या कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या पटेल कश्मीर के बारे में वैसे ही स्पष्ट राय रखते थे जैसा हैदराबाद के बारे में रखते थे? इन दोनों सवालों का जवाब नकारात्मक है। दरअसल लंबे वक्त तक सरदार पटेल कश्मीर का लेन देन में इस्तेमाल करने के पक्षधर थे, यानी वो कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर बदले में हैदराबाद और जूनागढ़ का भारत में विलय करवाना चाहते थे। कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज की किताब कश्मीर, ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की गई है। सोज कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत को हैदराबाद देने के लिए तैयार होता, उस सूरत में सरदार पटेल कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के हिमायती थे। उनको कश्मीर देने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्या सरदार पटेल वास्तव में कश्मीर का सौदा पाकिस्तान से करना चाहते थे? सोज लिखते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर ऑपरेशन के इंचार्ज सरदार हयात खान को और किसी ने नहीं, स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल के इस प्रस्ताव से रूबरू करवाया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक सरदार पटेल की शर्त थी कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन को छोड़ने के लिए तैयार है तो भारत भी कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। हयात ने यह संदेश पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक पहुंचाया, लेकिन लियाकत अली खान का सीधा जवाब आया, मैं पागल नहीं हूं कि कश्मीर और उसके पत्थरों के लिए हैदराबाद को जाने दूं, जो पंजाब से भी ज्यादा बड़ा है। वरिष्ठ लेखक और इतिहासकार एजी नूरानी ने अपने एक लेख अ टेल ऑफ टू स्टोरीज में भी इस घटना का वर्णन किया है। 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने बताया था कि सरदार जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में कश्मीर देने को तैयार थे। भारत के पूर्व गृह सचिव और सरदार पटेल के बेहद करीबी सहयोगी रहे वीपी मेनन ने भी यह बात स्वीकार की थी कि सरदार कश्मीर को पाकिस्तान को देने को राजी थे। मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में लिखते हैं,
3 जून 1947 को रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वह चाहें तो पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं या फिर भारत के साथ विलय कर सकते हैं। कश्मीर एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रांत था जिस पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह के लिए किसी को चुनना आसान नहीं था। इस मसले को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के साथ 4 दिन का कश्मीर प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने महाराजा से कहा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करता है तो सरदार पटेल इसका विरोध नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि कश्मीर की आड़ में नेहरू को कटघरे में खड़ा करने के लिए बेमतलब की बकवास चल रही है। इसे यहीं खत्म हो जाना चाहिए। भारत की आजादी की लड़ाई के 2 उदात्त नायकों को आपस में लड़ाने की कुत्सित और ओछी कोशिश बंद होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा दुखद है कि यह कोशिश सत्ता के शीर्ष से हो रही है। आपके चुनाव से ज्यादा बड़ा है इन दोनों नेताओं का कद और इनका मेयार। बार्क वालों ने पता नहीं एलियन कैटेगरी में अलग से टीआरपी रेटिंग का कोई पैमाना बनाया है या नहीं। अब तक तो शायद नहीं बनाया है। भविष्य में अगर बनाता है तो इस कैटेगरी का निर्विवाद नंबर 1 एक ही चैनल होगा, न्यूज नेशन। मतलब महीने भर से ज्यादा हुए जब हमने पहली बार टिप्पणी में न्यूज नेशन की एलियनकारी पत्रकारिता को पहली बार दर्ज किया था। हमें यह मुगालता था कि यह सब बंद हो चुका होगा, पर हम गलत थे। पुतिन के देश में दिखा 3 आंखों वाला एलियन धरती पर आएगा, इंसानों को खा जाएगा। क्या एलियन कभी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता? कई वैज्ञानिकों का दावा है कि वो उल्का पिंड के रूप में धरती पर हमला करने वाले हैं। नई थ्योरी निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि धरती पर आने के लिए एलियन जिस रास्ते का इस्तेमाल करता है उसका पता चल गया है और ये अंतरिक्ष में नहीं बल्कि गहरे महासागर के अंदर। एलियन की दुनिया में जाने का मिल गया दरवाजा। जहाँ एलियन ने नासा के हेलीकॉप्टर में ही धागा बांध दिया और मंगल ग्रह से जो रहस्यमय वीडियो सामने आया है उसमें एलियंस के टोटके को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। क्या एलियन भी इंसानों की तरह टोटका में भरोसा करता है? देखिए। क्या एलियंस भी करते हैं टोटके? क्या जादू को भारत में रहना पसंद है? क्या हिमालय पर एलियन लोग हैं? खबरों के नाम पर यही सब उलझुलूल बेसिर पैर का चल रहा है। या तो हिंदू मुसलमान, या सुप्रीम लीडर बनाम समूचा विपक्ष का चारणगान, या फिर एलियन की कथाएं। एक और महामानव है टेलीविजन पत्रकारिता के तिहाड़ शिरोमणि। कहने को तो नंबर 1 चैनल में पहुंच गए हैं, लेकिन इनका कंटेंट 2 नंबर वाला ही चल रहा है। इसी साल 1 जुलाई को इस अखबार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के लिए एक पोस्ट लिखी जिसमें इन्होंने कहा कि हमें लोगों की तलाश है और ये जो जॉब्स थी ये साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के लिए थी। ये वैकेंसी जो थी जिसमें इस अखबार ने बताया कि नौकरी के लिए जो व्यक्ति चुना जाएगा उसे दिल्ली में रहकर काम करना होगा। इसके साथ ही इस कंपनी ने उसमें यह भी बताया कि इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकता है और उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ये खूबियां कुछ इस प्रकार थी। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे उसे भारत विरोधी होना चाहिए, मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, दुष्प्रचार फैलाने में माहिर होना चाहिए और सबसे अहम वो व्यक्ति एजेंडा चलाना जानता हो। और इन सारी खूबियों के साथ अगर वो अपराधी है तो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूयॉर्क टाइम्स को उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं। आज अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है और उसमें साफ साफ ये कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार कैसे भारत में ही मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकारों का सबसे बड़ा अड्डा बन जाते हैं। साल भर में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, स्वयं ये कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन माल इनका पुराना ही है। यह इस दौर में खस्ता हाल टेलीविजन पत्रकारिता की एक और तस्वीर है। भारत उन दुर्भाग्यशाली देशों में शामिल है जहां टेलीविजन पत्रकारिता अपना स्वर्णिम काल देखने से पहले ही गर्त में चली गई। कुल 20-22 सालों का इतिहास है इनका। इतने कम समय में ही यह भुचनौना का शिकार होते हुए सांप्रदायिकता की दलदल में समा गए और पूरे समर्पण और श्रद्धा से सरकार के चरणों में दास बन गए। भुचनौना आप नहीं समझ पाए होंगे। भुचनौना यानी भूत, चुड़ैल, नौटंकी और नाग नागिन। टेलीविजन का यह दौर भुचनौना युग के नाम से जाना जाता है। पत्रकारिता को इस दौर से निकालने का काम आपको करना है। इसका एक विकल्प है विज्ञापन मुक्त सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री इसी विचार पर खड़ा एक संस्थान है। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। और वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट गांव कनेक्शन से है। अक्टूबर के महीने में हुई अनपेक्षित बारिश ने मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और तबाही के हालात पैदा कर दिए हैं। जब धान की फसल कटने का मौसम था, जब किसान के घर में अनाज और 2 पैसे आने की उम्मीद थी, जब मजदूरों को काम और पैसा मिलने की उम्मीद थी, तब उम्मीदों को बहा ले जाने वाली तेज बरसात हुई।
बाराबंकी जिले में एक किसान का दिल पानी में डूबी अपनी फसल देखकर इस कदर डूब गया कि उसने आत्महत्या कर ली। भूख, प्यास और बीमारी अब इस बारिश के ऊपर अपना पैर पसार रही है। खाने पीने घर में इस समय आधा किलो चावल भी नहीं है कि आधा किलो चावल भी है। तो पहले से जो अनाज था सब क्या हुआ? सब भीज गया, सब पूरा गले भीजे, खाली बस जानवर निकाल पाए और बच्चन के जो बर्तन है खाने बनाने सब यही सब तो निकाले पर गुजारा हो रहा है और कुछ भी नहीं बचा, सब भीज गया। चटनी रोटी का वो भी नसीब नहीं होता है, चटनी रोटी भी नसीब नहीं होता है। पैसा नहीं है तो क्या कहाँ से खा लेंगे हम लोग। सब बच्चे खाना 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 करते हैं, क्या करें, किसके घरे जाए खाना मांगे। कहते हैं बच्चा अब तनी कुछ सब्र करो, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बहलाते हैं, बच्चा खाना आएगा, ये सब कह रहे हैं। बच्चे सहारा हैं, मम्मी आ रही नहीं, कहाँ खाना है, कहाँ चाय है, तो क्या करें। 5 दिन से भूखे सो रहे हैं हम लोग और हम लोग सोच रहे हैं कि कौन व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे तो बच्चा खिलाएं। बच्चा का अगर खिला दें तो अपना का खाए, लेकिन अपना पेट पकड़ पकड़ बच्चन के खून में समझौता दे रहे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।